Numerical 1. Water at 20 degrees centigrade falls from a height of 854 meters. If the whole energy is used in increasing the temperature, find out the final temperature. Specific heat of water is 4200 joules per Kelvin per kg. तो ऐसा लग रहा है कि ये एक वाटरफॉल है जिसके टॉप पे वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ये फॉल कर रहा है नीचे 854 मीटर्स की हाइट से। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल हम लोग लिखते होते हैं सी, और चूंकि वाटर की उसके साथ नीचे स्मॉल डब्ल्यू लिख लेते हैं, और ये है 4200 जौल्स पर केल्विन पर केजी। इतना पानी जो है 1 केजी के अंदर इतनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर जब ये नीचे टच करेगा तो कितना होगा, जब जितनी की सारी होल एनर्जी जो ऊपर थी, ऊपर क्या एनर्जी है इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी है, वो सारी की सारी जब नीचे जाएगी तो वो इंक्रीज़ करेगी टेम्परेचर को, यानी कि हीट एनर्जी बनेगी, डेल्टा क्यू बनेगा। तो गिवन हमारे पास क्या, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड टॉप पे, इसको केल्विन में करना है तो प्लस 273 ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा 293 केल्विन। हाइट h है 854 मीटर्स, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें गिवन है, फाइनल टेम्परेचर T2 हमने मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको जो डायग्राम से समझाया, टॉप के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है, और वो जो नीचे जब जाएगी तो वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, हीट एनर्जी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ हीट एनर्जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, और हीट एनर्जी क्या होती है, डेल्टा क्यू। अब mgh एज इट इज़ रहा, डेल्टा क्यू की इक्वेशन आपको याद होगा, सी एन डेल्टा टी था फॉर गैस, ये चूँकि वाटर है तो सी एम डेल्टा टी होगा, और सी कौन सा वाला, सी डब्ल्यू एम डेल्टा टी। क्योंकि जो भी हीट एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी क्वांटिटी पे, और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं। तो अब एम से कट गया, हमें क्या चाहिए, डेल्टा टी चाहिए, क्योंकि बाद में हम लोगों ने T2 निकालना है। तो ये बन जाएगा GH डिवाइडेड बाय CW। इनमें वैल्यूज़ पुट इन करें तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 854 डिवाइडेड बाय 4200। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया तो आ गया आंसर 1.99, राउंड फिगर करेंगे तो 2। लेफ्ट साइड पे जो है डेल्टा टी, इसको हम लिख लेते हैं अब T2 माइनस T1, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T2 माइनस 293 वैल्यू है T1 की, वो ऐड कर ली, और 2 राइट साइड पे, तो T2 बन गया ऐसे 2 + 293 इज इक्वल टू 295 केल्विन। अब अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में करना है तो माइनस करेंगे 273, और ये वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूमेरिकल 2. 25,200 joules of heat is supplied to the system. While the system does 6,000 joules of work, calculate the change in internal energy of the system. ये एक सिस्टम है, इसको जो हीट सप्लाई की जा रही है डेल्टा क्यू है वो 25,200 joules, जिसके मिलने के ऊपर ये एक्सपैंड करता है, वर्क करता है डेल्टा डब्ल्यू 6,000 joules। पूछा जा रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या होगी। बहुत आसान सवाल है, गिवन क्या है हमारे पास, हीट सप्लाइड डेल्टा क्यू, वर्क डन बाय सिस्टम डेल्टा डब्ल्यू, मालूम क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन लिख लेंगे, डेल्टा क्यू यानी कि जो हीट सप्लाइड है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में प्लस वर्क डन करने में, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमें क्या चाहिए, डेल्टा यू, तो हम लोग जब डेल्टा डब्ल्यू को उधर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। इनमें वैल्यूज़ डालते हैं। डेल्टा क्यू की वैल्यू है 25,200, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है 6,000, डिफरेंस निकालेंगे, ये बन जाएगा 19,200 joules। Numerical 3. A sample of ideal gas is uniformly heated at constant pressure. If the amount of 180 joules of heat is supplied to the gas, find the change in internal energy of the gas and work done by the gas. Take gamma is equal to 1.41. थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस के ऊपर जो मैंने एक लेक्चर दिया है, नीचे उसकी एनिमेशन की लिंक मौजूद है, वो ज़रूर देखें इस न्यूमेरिकल को करने से पहले। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं सुना, जिन्होंने सुना है वो यहीं से स्टार्ट करें। ये है एक कांस्टेंट प्रेशर वाला सिस्टम, जिसमें जब हम लोग हीट देते हैं डेल्टा क्यूपी तो पिस्टन यहाँ से ऊपर मूव कर जाता है। तो इस केस में हीट हम लोगों ने कितनी दी है, 180 जूल, जो कि आगे जाके कन्वर्ट हुई है इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू में, और वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू पी, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए मैंने पी लिख दिया है। गिवन हमारे पास क्या क्या है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यू पी, गैमा 1.41 जिसको एडियाबैटिक कांस्टेंट कहते होते हैं, ये आगे समझाता हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, और वर्क डन बाय द सिस्टम डेल्टा डब्ल्यू पी। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब डेल्टा क्यू पी जो हमें हीट गिवन है वो किसकी इक्वल होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी पी एन डेल्टा टी। सी पी क्या है,
ये हर गैस की अपनी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, उसका कांस्टेंट होता है CP, जो भी गैस है इसके अंदर, आइडियल गैस। एन कि इसके अंदर कितनी गैस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी जितनी हीट देंगे वो डिपेंड करेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, उस गैस का वॉल्यूम कितना है एन, यानी कि उसका मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और कितना उसका टेम्परेचर रेज किया जा रहा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा QP बनता होता है। CP हमें पता होता है ग्रेटर देन होता है CV से, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो सिस्टम है वो ग्रेटर होता है देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसकी भी डायग्राम ज़रा देख लें, जिसमें फिक्स पिस्टन होता है, यानी जितनी हीट दी जाए वो सारी की सारी क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वर्क डन इस केस में 0 होता है। इसका भी लिख लेते हैं N और डेल्टा T, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, ये हो जाता है इक्वल टू डेल्टा QV। अभी इन दोनों का रिलेशन हम लोगों ने डिराइव करना है। देखिए CP ग्रेटर है देन CV, यानी अगर इस साइड को इसके इक्वल करना है तो इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा। वो क्या है, वो ये है गैमा एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी CV गैमा इज इक्वल टू CP। ये हमारे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होना है। प्लस इधर देखें, इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो बन जाता है हीट प्रोवाइडेड इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो डेल्टा QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इस साइड के ऊपर अप्लाई करें तो वो बन जाता है डेल्टा QV इज इक्वल टू डेल्टा U, क्योंकि वर्क डन 0 है। और डेल्टा QV का फॉर्मूला हमें क्या मालूम है, CV एन डेल्टा T, CV एन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U। तो ये हमारे पास वो इक्वेशंस आ गई जो हम लोगों ने आगे न्यूमेरिकल में यूज़ करनी है। तो डेल्टा QP की वैल्यू हमें गिवन है 180, और राइट साइड पे CP एन डेल्टा T, CP की जगह हम लोग लिख लेंगे गैमा CV एन डेल्टा T, और CV एन डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, हम लोगों ने फार्मूले में प्रूव किया कि ये डेल्टा U के इक्वल होती है। तो 180 इज इक्वल टू गैमा की वैल्यू 1.41 और CV एन डेल्टा की जगह डेल्टा U। अब यहाँ से डेल्टा U की वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसान है, 180 डिवाइडेड बाय 1.41, तो वैल्यू आ जाएगी 127.66 जूल। ये हमारा पहला हिस्सा कंप्लीट होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करने वाला। अब वर्क डन निकालना है तो वो बहुत आसान है, जो इस इक्वेशन से निकल आएगा। अब हम लोगों ने करना है वर्क डन, तो डेल्टा WP इज इक्वल टू डेल्टा QP माइनस डेल्टा U, ये रीअरेंज करने पे आया। अब इनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है जी, डेल्टा QP हमारे पास क्या है 180 जूल्स और डेल्टा U हमने निकाला है 127.66। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52.345 जूल्स। Numerical 4. Find the efficiency of a Carnot's heat engine working between the steam and ice points. बड़ा अजीब सा न्यूमेरिकल है, देखें कोई फिगर ही नहीं गिवन। फौरी तौर पे आपने हीट इंजन, जो कार्नो हीट इंजन है उसकी डायग्राम बना लेनी है जहन में। हीट इंजन है, ऊपर हीट सोर्स होता है हाई टेम्परेचर पे, जहाँ से हीट आती है और वर्क करती है, बाकी मानदा हीट रिजेक्ट कर देती है लो टेम्परेचर इधरवार या हीट सिंक की तरफ। अब हम लोग देखें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। वर्किंग बिटवीन स्टीम एंड आइस पॉइंट। स्टीम क्या होती है, गर्म होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है। और क्या टेम्परेचर होता है स्टीम का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा लो टेम्परेचर पॉइंट कौन सा है, आइस पॉइंट। आइस कितने टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज करती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो T2 हमारा हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मसला हल हो गया। और हमने मालूम करनी है एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन। तो गिवन क्या है हमारे पास, हाई टेम्परेचर T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बनाना होता है तो प्लस 273 ऐड कर लेंगे और ये बन जाएगा 373 केल्विन। लो टेम्परेचर हमारे पास है T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको भी केल्विन में बनाना है तो प्लस 273 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 273 केल्विन। एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, क्योंकि आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट क्या है इस केस में, वर्क। इनपुट क्या है, जो हीट इसको इन की जा रही है हीट इंजन को। अब यहाँ पे देखें कि हीट इनपुट जो होती है वो इक्वल होती है वर्क प्लस Q1 Q2, ठीक है। हीट इनपुट जो होती है वो वर्क प्लस Q2 के इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने वर्क डन की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी Q1 माइनस Q2। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। अब इसमें लेफ्ट साइड पे चूँकि Q1 बाई Q1 है तो उससे आ जाएगा 1, और राइट साइड पे माइनस Q2 ओवर Q1, 1 माइनस Q2 ओवर Q1। आपको पता है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। हमारे पास चूंकि क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन है, हीट नहीं गिवन, ज़्यादा हम लोग 1 माइनस T2 ओवर T1 कर देते हैं। और अब हमारे पास देखें T2 और T1 दोनों की वैल्यूज़ मालूम है,
तो वो इसमें ऐड कर देते हैं 1 माइनस 273 और 373। 273 डिवाइड बाई 373 से वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर ने किया है 0.732। इसको सॉल्व करें तो आ जाती है 0.268। ये है एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। इसको परसेंटेज में करें तो 26.8% इसकी एफिशिएंसी है, जो कि नॉर्मली पेट्रोल इंजन की जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी एफिशिएंसी ये होती है। Numerical 5. A Carnot engine absorbs 2000 joules of heat from the source of heat engine at 227 degrees centigrade and rejects 1200 joules of heat during each cycle to sink. Calculate efficiency of engine, temperature of sink and work done during each cycle. सबसे पहले हम कार्नो इंजन की डायग्राम बना लेते हैं। ये हीट इंजन है, ऊपर इसके हीट सोर्स होता है जो हाई टेम्परेचर पे होता है T1 पे। यहाँ से हीट इनपुट आती है जो कि हमारे केस में हमें गिवन है कितनी 2000 जूल। इसके ऊपर ये वर्क करेगा और कुछ हीट रिजेक्ट कर देगा जो हमें गिवन है 1200 जूल टू द लोअर हीट सिंक या लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर T2। और हमें क्या गिवन है, हम लोगों ने T1 गिवन है 227 डिग्री सेंटीग्रेड है, सोर्स ऑफ हीट इंजन एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड यानी हाई टेम्परेचर का बताया जा रहा है। मालूम हमने क्या करना है, एफिशिएंसी, लो टेम्परेचर यानी T2 और वर्क डन। गिवन हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले हीट एब्जॉर्ब्ड Q1 2000 जूल, हीट रिजेक्टेड Q2 1200 जूल, हाई टेम्परेचर T1 हमें गिवन है 227 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में करना है तो प्लस 273 ऐड कर देंगे, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 केल्विन। एफिशिएंसी मालूम करनी है ईटा, लो टेम्परेचर T2 मालूम करना है और वर्क डन डेल्टा W मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें एफिशिएंसी का फार्मूला मालूम होना चाहिए जो कि होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या है हमारे पास, वर्क डन। हम लोग आउटपुट ले रहे हैं इससे इंजन से वर्क डन, और इनपुट क्या है Q1, तो ईटा इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट इनपुट Q1। अब वर्क डन किसके इक्वल होता है, अब देखें Q1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा W प्लस Q2 के। तो इससे अगर डेल्टा W निकालना हो तो वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो डेल्टा W की जगह हम लोग लिखेंगे Q1 माइनस Q2। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो Q1 डिवाइड बाई Q1 से तो आ जाएगा 1, और इससे आ जाएगा माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। अब हमारे पास Q2 और Q1 दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, तो वो हम डाल लेते हैं 1 माइनस 1200 डिवाइड बाई 2000। इससे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.6, फर्दर सॉल्व करें तो 0.4, और इसको परसेंटेज में करें तो 40%। ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। नेक्स्ट हम लोगों ने निकालना है टेम्परेचर। जिस तरह एफिशिएंसी को 1 माइनस Q2 ओवर Q1 लिखा जाता है, इसी तरह 1 माइनस T1 ओवर T2 ओवर T1 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हमारे पास देखें एफिशिएंसी की भी वैल्यू मौजूद है, T2 की वैल्यू निकालनी है जबकि T1 हमारे पास गिवन है। तो हम इसको रीराइट करते हैं किस तरह, एफिशिएंसी की जगह 0.4, 1 की जगह 1, T2 को रेड कर दिया क्योंकि फाइंड करना, और T1 की जगह 500 K। फर्दर इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जब T2 ओवर 500 को उधर ले जाएंगे और 0.4 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगी इक्वेशन T2 डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4। अब 1 माइनस 0.4 से हमारे पास आंसर आएगा 0.6, और जब 500 को उधर लेके जाएंगे उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन बनेगी T2 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 500। कैलकुलेटर से सॉल्व करें, वैल्यू आ जाएगी 300 केल्विन। हमें चाहिए अब दोबारा सेंटीग्रेड में, क्योंकि इनिशियल हमें गिवन है T1 हायर टेम्परेचर रिजर्वॉयर वाला 227 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब हम लोगों ने निकालना है T2 भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही। जब केल्विन में गिवन हो और सेंटीग्रेड में निकालना हो तो 273 इससे माइनस किया जाता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड, लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर का टेम्परेचर। फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया आपको, देखें Q1 इक्वल होता है दो चीज़ों के बराबर, आगे डेल्टा W प्लस Q2 के, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस डेल्टा W। अब यहाँ से अगर वर्क डन हम लोगों ने निकालना है तो वो बन जाएगा, जब Q2 उधर जाएगा तो Q1 माइनस Q2। वैल्यू हमारे पास Q1 और Q2 दोनों की गिवन है 2000 माइनस 1200, इससे आ जाता है 800 जूल। एक और तरीका भी है वर्क डन मालूम करने का। देखें वर्क डन इक्वल होता है हीट इनपुट मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, तो यहाँ से भी वैल्यू डाल दें 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.4 हीट एफिशिएंसी हमने निकाल ली हुई है, जबकि 2000 हीट इनपुट है, मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 800 जूल्स। न्यूमेरिकल 6. What is the least amount of work that must be performed to freeze 1 gram of water at 0 degree centigrade by means of a refrigerator? इससे पहले हीट इंजन के न्यूमेरिकल चल रहे थे, अभी रेफ्रिजरेटर आ गया जो बिल्कुल उसका उलट होता है। टेक द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स एज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच हीट इज पास्ड ऑन टू द सराउंडिंग्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। पहले इसकी कॉन्सेप्चुअल तस्वीर समझ लें। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो इंजन होता है उसकी जगह क्या होता है, कंप्रेसर होता है। आपने नाम सुना होगा, कंप्रेसर काम करना छोड़ गया, और
जो इनसाइड द फ्रिज होता है वहाँ पे ठंडक होती है, आपने देखा होगा, तो लिहाजा वहाँ से हीट को निकालना होता है बाहर की तरफ। तो Q2 जो निकलेगी वो फ्रिज के अंदर से निकलेगी और इसके ऊपर कंप्रेसर वर्क करेगा। तो फाइनली बाहर की तरफ, सराउंडिंग की तरफ जो हीट वो निकालेगा उसको कहेंगे Q1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा T1। तो हमें T2 गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि पानी अंदर पड़ा हुआ है फ्रीज़र के, उसका टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और आउटसाइड द फ्रिज सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्क डन हमने मालूम करना है और हम लोगों ने जो हीट बाहर पास हो रही है सराउंडिंग्स को वो मालूम करनी है, यानी Q1। तो Q1 का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। Q1 को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, Q1 है बराबर वर्क डन और Q2 से मिलकर बन रहा है, तो ये हो जाएगा वर्क डन प्लस हीट रिमूव फ्रॉम वाटर। अब इसको रीअरेंज करें तो वर्क डन की निकल आती है वैल्यू Q1 माइनस Q2, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हीट इंजन के अंदर थी। गिवन हम लोग लिख लेते हैं, हमारे पास है टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में करना है तो प्लस 273 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 273 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स क्या है T1 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में करना है तो प्लस 273 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 310 केल्विन। अमाउंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड वो हमने मालूम करना है और हीट रिजेक्टेड टू सराउंडिंग्स Q1 हमने मालूम करनी है। मैस ऑफ वाटर हमें गिवन है, ये देखें 1 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है, तो ये भी लिख लेंगे। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको हीट इंजन में हम लोग लिखते थे एफिशिएंसी ईटा, जबकि रेफ्रिजरेटर में हम लोग लिखते हैं एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग, क्योंकि इसकी हीटिंग एफिशिएंसी भी होती है कभी कभार जब इसको इन्वर्ट कर लिया जाए, जिस तरह AC हम लोग रिवर्स करते थे। तो एफिशिएंसी ऑफ इसकी कूलिंग क्या है, एफिशिएंसी क्या होती है आउटपुट ओवर इनपुट। इसमें आउटपुट क्या है कि हम लोगों ने पानी में से हीट को बाहर निकालना है, तो Q2 इसकी आउटपुट है, हीट रिमूव्ड। और इनपुट क्या है, जो कंप्रेसर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है उस पर, वर्क डन। तो हीट रिमूव्ड क्या है Q2 और वर्क डन क्या है डेल्टा W। अभी डेल्टा W की वैल्यू हम लोगों ने शुरू में ही निकाल ली थी, Q1 माइनस Q2, तो इस इक्वेशन में वो डाल देते हैं। और चूंकि हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं गिवन और हमें पता है हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमें गिवन है, तो जहाँ जहाँ Q2 है उसको T2 से और जहाँ जहाँ Q1 है उसको T1 से हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। और इसके अंदर वैल्यूज़ अगर डालें तो आ जाएंगी ऊपर 273, क्योंकि T2 की वैल्यू क्या है 273 और T1 की वैल्यू है 310, 310 माइनस 273। इसको सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग हमारे पास आ जाएगी 273 डिवाइड बाय 37। इसको कैलकुलेटर से किया तो आंसर आ गया 7.378। लेकिन ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये हम लोगों ने इसलिए निकाली है कि फ़र्दर आगे स्टेप सॉल्व कर सकें। अब आप इसको देखें, इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय कूलिंग एफिशिएंसी, लेकिन Q2 तो हमारे पास है ही नहीं। अब क्या करें, Q2 तो हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप देखें, क्वेश्चन में उसने कहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी पड़ा हुआ है और अब इसके अंदर से गर्माइश निकालनी है ताकि ये क्या बन जाए, बर्फ़। तो ये Q2 इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला सवाल है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको याद है ना, कि अगर बर्फ़ को गर्म किया जाए, उसको हीट दी जाए, तो वो पानी बन जाएगा और उस टाइम पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा होगा, तो उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह अगर पानी से गर्माइश को बाहर निकाला जाए तो और ये बर्फ़ बन जाए, तो उस टाइम पे जितनी गर्माइश बाहर निकलेगी उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये पानी और आइस के लिए डिफाइंड है और एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, आपको पता होना चाहिए, इसका रट्टा लगा होना चाहिए। हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर इज़ 337 जूल्स पर ग्राम। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल देखें जिस तरह स्पीड ऑफ साउंड है 332 मीटर पर सेकंड, ये 336 जूल्स पर ग्राम है। और चूंकि हमारे पास मैथ्स भी ग्राम में है, लिहाजा हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट्स के अंदर केजी शेजी लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 336, तो Q2 हमारे पास आ गई 336 जूल्स, जो कि पानी में से बाहर निकल रही है, तो फिर ये बर्फ़ बन जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं, 336 डिवाइड बाय 7.378। कैलकुलेटर सॉल्व किया तो आंसर आ गया 45.54 जूल। ये हमारा पहला आंसर है, जो कि अमाउंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड है। नेक्स्ट आप देखें Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हीट रिजेक्टेड टू सराउंडिंग, Q1 हमें चाहिए। तो आपके पास वर्क भी मौजूद है, आपके पास Q2 भी मौजूद है। तो अब Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2, दोनों की वैल्यूज डालेंगे 45.54 प्लस 336,
which is equal to 381.54 joules. Numerical 7. Calculate the change in entropy when 10 kg of water is heated from 90 to 100 degree centigrade. Specific heat of water is 4180 joules per mole per Kelvin. देखने में आसान लग रहा है लेकिन इसमें स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं. देखें, ये समझ लें कि एक बकेट है जिसके अंदर 10 kg वाटर है और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको हीट किया जाए और इसका फाइनल टेम्परेचर हो जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस दौरान में इसका चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस कितना है. गिवन हमारे पास क्या है, मास ऑफ वाटर 10 kg, इनिशियल टेम्परेचर T1 90 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको केल्विन में करना है तो प्लस 273 करेंगे जिससे हमारे पास आ जाएगा 363 केल्विन. फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको भी केल्विन में करना है तो 273 इसमें प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 373 केल्विन. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C हमारे पास गिवन है 4180 जूल्स पर मोल पर केल्विन. चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस हमने मालूम करनी है. तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले तो डेल्टा एस एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या डेल्टा टी है या टी है, ये एक ट्रिकी चीज़ है. यहाँ पे इसके नीचे टी है, ठीक है, जो कि एवरेज टेम्परेचर होता है, सिर्फ एक टेम्परेचर नहीं. अब इसमें देखिए ना हमारे पास डेल्टा क्यू गिवन है ना हमारे पास एवरेज टेम्परेचर गिवन है. चलें पहले डेल्टा क्यू में ये कर लेते हैं. डेल्टा क्यू का फॉर्मूला बहुत बार आप देख चुके हैं. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी. अब इनके अंदर वैल्यूज़ डाल देते हैं तीनों. 4180, मास कितना है 10, और डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1 निकालना है तो वो कितना है 373 माइनस 363. अब 373 माइनस 363 से तो 10 आ जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4180, इससे हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाती है 418,000 जूल्स. तो डेल्टा क्यू तो निकल आया, वो हम लोग ऊपर लिख लेते हैं 418,000 डिवाइडेड बाय टी हमारे पास अभी नहीं है, और टी कौन सा हम लोगों ने निकालना है, टी एवरेज. तो एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं जिसका मतलब है ऊपर वाले दोनों को ऐड कर लेना है. 363 प्लस 373 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 736 डिवाइडेड बाई 2. इससे हमारे पास जो एवरेज टेम्परेचर आ जाता है वो है 368 केल्विन. तो ये 368 हम लोग डेल्टा एस के इस फार्मूले में डाल देते हैं. 418,000 डिवाइड बाई 368 इज इक्वल टू 1135.8. और क्या यूनिट्स क्या हैं इसकी, हीट की जूल और टेम्परेचर की केल्विन. तो 1135.8 जूल पर केल्विन इज द आंसर. न्यूमेरिकल 8. बेसिकली इसमें तीन न्यूमेरिकल्स हैं जो कंबाइन किए गए हैं. A system absorbs 1176 joules of heat and at the same time does 352.8 joules of external work. Find the change in internal energy of the system. दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द सिस्टम व्हेन इट एब्जॉर्ब 1050 joules of heat while 84 joules of work is done. और तीसरा सवाल है, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इफ 210 joules of heat is removed. यानी अब रिमूव की जा रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. पहले दो पार्ट जो है कांस्टेंट प्रेशर वाले हैं, तभी तो देखें कि वर्क डन हो रहा है. तो हम पहले उसी की डायग्राम बना लेते हैं. कांस्टेंट प्रेशर वाले में मूवेबल पिस्टन होता है, ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में फिक्स पिस्टन. तो पहले दोनों मूवेबल पिस्टन वाले हैं तो वो देख लेते हैं. उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब क्या हो रही है, यानी डेल्टा क्यू 1176 जूल, और वर्क कितना कर रहा है 352.8 जूल. और ऐसी सूरत में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या है वो मालूम करनी है. हम लोग पहले इस हिस्से को करते हैं. गिवन इसका लिख लेते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड, वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो मालूम करनी है क्वेश्चन मार्क. सोल्यूशन की तरफ चलें. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन आपको पता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. क्योंकि डेल्टा यू मालूम करना है इसको रीअरेंज कर लेते हैं. डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. इनमें वैल्यूज पुट इन करते हैं. डेल्टा क्यू की वैल्यू 1176 माइनस डेल्टा डब्ल्यू यानी माइनस 352.8. इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा यू का आंसर आ जाएगा 823.2 जूल्स. तो यहाँ तक हमारा पहला हिस्सा सॉल्व हो गया. आप देख रहे हैं कितना आसान है. अब दूसरे हिस्से के लिए लाइन लगाते हैं, उसका डेटा नोट करना है. तो फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द सिस्टम व्हेन इट एब्जॉर्ब 1050 जूल्स ऑफ हीट. यानी अब ये वैल्यू उसने चेंज कर दी है 1050 जूल्स, और वर्क कितना कर रहा है 84 जूल. वर्क भी 84 जूल, ये भी चेंज हो गया है. और तीसरा मालूम क्या करना है, डेल्टा यू, यानी वो बिल्कुल वैसा ही सवाल है. इसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू और डेल्टा यू जो क्वेश्चन मार्क है. फॉर्मूला वही लगेगा इक्वेशन, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. मालूम हमने डेल्टा यू करना है तो दोबारा रीअरेंज करेंगे. डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. अब इसमें वैल्यूज पुट इन करते हैं. डेल्टा क्यू की वैल्यू 1050 और डेल्टा डब्ल्यू यानी माइनस 84.
कैलकुलेटर से सॉल्व करें या ज़ुबानी कर लें, हमारा इसका आंसर आ जाता है 966 जूल्स। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट कौन सा वाला था? जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला था। ज़्यादा अब हमारी डायग्राम भी चेंज होनी होगी। तो ये वाली डायग्राम आ गई जिसमें फिक्स्ड पिस्टन है, ठीक है। अब ये वर्क नहीं करेगा। तो और दूसरी क्या चीज़ है, इसके इसके अंदर से एनर्जी रिमूव हो रही है, यानी बाहर आ रही है, यानी वो नेगेटिव हो जाएगी। 210 जूल जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। और बाकी इसमें मालूम क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा डब्ल्यू इसमें ज़ीरो है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है। तो अब डेटा लिख लेते हैं, डेल्टा क्यू -210, डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो एंड डेल्टा यू क्वेश्चन मार्क। स्क्रीन क्लियर करते हैं, फार्मूला दोबारा से लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, डेल्टा क्यू देखो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें अगर वैल्यूज़ डालें तो डेल्टा क्यू की -210, डेल्टा यू मालूम करना है और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है 0। तो आंसर बड़ा क्लियर है, ऑब्वियस है, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई -210 जूल्स। Numerical 9. An ideal gas at 20 degrees centigrade and a pressure of 1.5 into 10 to the power 5 Pascal is in a container having volume of 1 liter. Determine the number of moles of a gas in the container and the gas pushes against a piston. यानी अब दूसरा हिस्सा हो रहा है सवाल का कि जब गैस पिस्टन को पुश करती है ऊपर की तरफ, expanding to twice its original volume while the pressure falls to atmospheric pressure, find the final temperature. यानी गैस एक कंटेनर में है जिसका इनिशियली जो है ना एक टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका इनिशियल प्रेशर है 1.5 इंटू 10 पावर 5 पैस्कल्स और इनिशियल वॉल्यूम है 1 लीटर। तो ऐसी सिचुएशन में हमने मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। बाद में ये एक्सपेंड कर जाती है और इसका फाइनल वॉल्यूम हो जाता है ट्वाइस द ओरिजिनल यानी 2 लीटर्स और फाइनल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, जो कि आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए आसान से, ये 1.01। और पैस्कल के नॉर्मली जो प्रेशर्स होते हैं नॉर्मली 10⁵ के अंदर ही चल रहे होते हैं, तो वो याद करना मुश्किल नहीं है। टेम्परेचर फाइनल मालूम करना है, ये हमारा सवाल है। और इसको देखते ही पता लग रहा है ये सवाल उस किस्म का है जिसके अंदर PV = nRT वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें PV/T/N सब कुछ मौजूद है, R नहीं मौजूद। R गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है और वो है 8.315 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आपको रटा लगी होनी चाहिए। तो चलते हैं सवाल की तरफ। पहले गिवन नोट कर लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बनाना है तो प्लस 273 ऐड करेंगे और ये बन जाएगा 293 केल्विन। इनिशियल प्रेशर गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर। अब ये एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है जो कि सारी ज़िंदगी के लिए आप याद रखें, बजाय इसके कि हर दफ़ा परेशान हो कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर में। वॉल्यूम तो क्यूबिक मीटर्स में होता है। आपने ये टैंकी देखी होगी, पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन होती है, जिसकी लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर होती है और इसमें अक्सर जगह जगह गली गली में पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, खुसूसन कराची के इलाकों में। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 1 मीटर क्यूब। इसमें पानी कितना आ सकता है? जो 1000 छोटी छोटी लीटर की बोतलें होती हैं ना, उतना पानी इसमें आ सकता है, यानी 1000 लीटर। अब इसका कंपैरिजन देखें, 1000 लीटर बराबर है 1 क्यूबिक मीटर के। अगर हम लोगों को 1 लीटर करना है तो दोनों तरफ 1000 से डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा 1 लीटर = 1/1000 मीटर क्यूब। और नीचे जो 1000 है इसका मतलब है 10⁻3। जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा। तो 1 लीटर = 10⁻³ मीटर क्यूब। बस इतनी सी बात है, इसको आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है 1/1000 मीटर क्यूब = 10⁻³ क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं n। और सेकंड पार्ट से पहले यहाँ पे एक गैस कांस्टेंट R 8.315 जूल्स पर मोल पर केल्विन। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या डेटा है? फाइनल वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर, तो हम लोग पहले 1 लीटर का निकाल चुके हैं 10⁻3, तो इसका हो जाएगा 2 × 10⁻3 क्यूबिक मीटर। फाइनल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01 × 10⁵ पैस्कल। फाइनल टेम्परेचर TF। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फार्मूला हमने वो यूज़ करना है, PV = nRT। पहले इनिशियल के लिए ज़्यादा II लिखा हुआ है, मैं बार बार II या फाइनल के लिए FF नहीं बोलूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। PV = nRT। अब इसमें से हमने मालूम क्या करना है, n। तो n के लिए निकालने के लिए हो जाएगा PV / RT। अब इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। P की वैल्यू है 1.5 × 10⁵, V की वैल्यू है 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 8.315 और इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू है 293। कैलकुलेटर की मदद इसको सॉल्व करें तो 0.0616। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो 6.16 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मोल्स। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब हम लोगों ने इसी फार्मूले को सेकंड पार्ट के लिए अप्लाई करना है, यानी फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर वगैरह के लिए। तो वही PV = nRT, FF नीचे लिख लें। इससे हमने क्या मालूम करना है, फाइनल टेम्परेचर। तो फार्मूला हो जाएगा PV / NR। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं।
प्रेशर की वैल्यू क्या है 1.01 इंटू 10⁵, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू अभी निकाली है 6.16 इंटू 10⁻², और आर की वैल्यू है 8.315। इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो आंसर आ जाता है 395 केल्विन। Numerical 10. A block of ice at 273 Kelvin is put in thermal contact with a container of steam at 373 Kelvin, converting 25 grams of ice to water at 273 Kelvin while condensing some of the steam to water at 373 Kelvin. Find the change in entropy of ice, find change in entropy of stream, find change in entropy of universe। बहुत आसान और इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए ये एक आइस का ब्लॉक है 273 केल्विन पे, यानी कि बर्फ़ बनी हुई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसको थर्मल कांटेक्ट में लाया जाता है विद अ कंटेनर जिसमें स्टीम है, और स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, यानी 373 केल्विन। इस तरह करने के नतीजे में कुछ गर्माइश यहाँ से इधर चली जाती है और ये बर्फ़ पिघल के थोड़ा सा हिस्सा इसका पानी बन जाता है। कितनी 25 ग्राम्स उसने कहा है, लेकिन टेम्परेचर वही रहता है। ठीक है, यानी इसको इससे हमें पता लगा कि चूँकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लिहाजा इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात होएगी कि जब लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो, हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो लेकिन टेम्परेचर ना बढ़ रहा हो, तो वो जो हिडन हीट होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये जो स्टीम है, जब इससे थोड़ी सी गर्माइश निकल गई इस तरफ, तो इसके अंदर जो स्टीम थी कुछ हिस्सा उसमें से पानी बन जाएगा और उसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का सवाल बन गया है। डेल्टा एस ऑफ आइस यानी एंट्रोपी ऑफ आइस हमने मालूम करनी है, एंट्रोपी ऑफ स्टीम मालूम करनी है, और इनकी बेसिस पे पूरी जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो भी मालूम करनी है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ आइस 273 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ स्टीम 373 केल्विन, मास ऑफ आइस कन्वर्टेड टू वाटर 25 ग्राम्स। इसको पहले केजी में कर लेते हैं। अगर आप ग्राम्स में भी रखें तब भी आंसर ठीक आएगा, लेकिन फिर आपने हीट ऑफ फ्यूजन का भी जो यूनिट्स हैं वो ग्राम्स वाली रखनी है। चलिए इसको 25 ग्राम्स को अगर केजी में करते हैं तो ये बन जाता है 0.025 केजी, क्योंकि 25 ग्राम को हमने 1000 से डिवाइड किया और 1000 यानी के से मल्टीप्लाई किया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, क्योंकि अभी ऊपर हमने केजी में कन्वर्ट किया, लिहाजा इसका केजी वाली ही वैल्यू लिखते हैं 336,000 जाउल्स पर केजी। अगर आपने जाउल्स पर ग्राम लिखना हो तो 336 जाउल पर ग्राम होना चाहिए था, जो कि मैंने पीछे भी एक न्यूमेरिकल में आपको कराया है। और इसको याद रखना इसलिए आसान है, जिस तरह स्पीड ऑफ साउंड है 332 मीटर पर सेकंड, तो आप लग रहे हैं हीट ऑफ फ्यूजन 336 जाउल पर ग्राम या 336,000 जाउल पर केजी। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ स्टीम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आपने मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो देखें, चूँकि आपने डेल्टा एस का फॉर्मूला आपको याद होगा, डेल्टा क्यू ओवर टी होता है, तो इसका मतलब आपको डेल्टा क्यू तो मालूम करना है। फाइंड फर्स्ट हीट एब्जॉर्ब, कि डेल्टा क्यू आइस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की यहाँ से, तो उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम यानी मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होता तो आपने कुछ सवालों में पढ़ा था कि उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, जिसमें सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उस सब्सटेंस का, मास जो मास यूज़ हो रहा होगा, और डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का सवाल है, इसलिए डेल्टा क्यू के अंदर हम MHF ही यूज़ करते हैं। इसकी वैल्यूज डाल देते हैं जो कि हैं 0.025 मल्टीप्लाई बाय 336,000। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 8,400 जूल्स। अब हम चलते हैं एंट्रोपी मालूम करने। एंट्रोपी ऑफ आइस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ आइस। टेम्परेचर ऑफ आइस है डेल्टा टी, यहाँ पे नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि एंट्रोपी का सवाल है, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हुआ। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 8,400 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ आइस 273। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया 30.77, और यूनिट क्या होगी, डेल्टा क्यू ऊपर है उसकी जूल और टी टेम्परेचर की केल्विन, तो जूल पर केल्विन। और इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, क्यों, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई है। जब भी देखें कभी किसी सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और वो पॉजिटिव कहलाती है। जिस तरह एक सॉलिड है या मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हीट दी जाए तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा तेज़ी से घूमना शुरू कर देते हैं। अब है एंट्रोपी ऑफ स्टीम। इसका भी वही फार्मूला डेल्टा क्यू ओवर टेम्परेचर ऑफ स्टीम, 8,400 डिवाइडेड बाय स्टीम का टेम्परेचर 373 केल्विन। इसको सॉल्व किया तो 22.52। लेकिन देखिए स्टीम ने जो है वो हीट लूज़ की है। ठीक है, तो इसकी यूनिट तो वही है जूल पर केल्विन, लेकिन साथ में इसके नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि हीट रिजेक्ट हुई है, इसकी एंट्रोपी नेगेटिव है। फाइनली ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो है वो दोनों एंट्रोपीज़ को ऐड करेंगे, एंट्रोपी ऑफ आइस प्लस एंट्रोपी ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 30.77 माइनस 22.52 विच इज़ इक्वल टू प्लस 8.25 जूल पर केल्विन। यानी ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज़ इंक्रीजिंग।
एक वक्त आएगा दुनिया में एंट्रोपी इंक्रीज होते होते ऐसी आ जाएगी कि दुनिया में कोई मज़ीद एनर्जी बाकी नहीं रहेगी। Study with me, a learning experience.